हेलो दोस्तों। हेलो। बीए सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्लास 5 में पढ़ा था कि नगर एवं नगरीवाद। हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 6 में मतलब 6 में पढ़ेंगे कि सामाजिक संस्थाओं को समझना, कि सामाजिक संस्थाएं होती क्या हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं, विवाह, परिवार एवं नातेदारी पर आज हम बस ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, विवाह और परिवार, क्योंकि एक ही में ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने लॉन्ग लेक्चर नहीं ज़्यादा बनाया है, कुछ मिनट का ही बनाया है, 12 से 13 मिनट का ही बनाया है। तो उसमें 2 ही टॉपिक मैंने कवर किया, विवाह और परिवार। देख लेते हैं सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह और नातेदारी, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं शिक्षा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी ऊपर। इन सारे टॉपिक्स को मैं बाद में कवर करूँगी अगले लेक्चर में। हमारे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात की है, तो आगबर्न कहते हैं कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को सामाजिक संस्था कहते हैं। ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो अपना जीवन व्यतीत करता है और कुछ एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं, नातेदारी कहते हैं, विवाह कहते हैं, परिवार कहते हैं, धर्म कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, जैसे उनको आगबर्न ने कहा है। तो हम उनको किस लिए स्थापित करते हैं? अपनी आवश्यकताओं के संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को सामाजिक संस्था कहते हैं, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए नियमों के संग्रह को सामाजिक संरचना कहते हैं। आगे देखते हैं कि विस्तृत अर्थ समूह की आवश्यकताओं को, अर्थात समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए नियमों के संग्रह को सामाजिक संस्था कहते हैं। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है कि मतलब संस्था किसे कहा जाता है, यह शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं, जो कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती हो। एक तो हम लोग किसी बात को अपने परिवार या रिश्तेदारों या आस पड़ोस के कहने पर भी मान जाते हैं, और एक व्यक्ति किससे नियंत्रित रहता है? कानून द्वारा। पहला देखते हैं, हमने कहा कि परिवार और विवाह को हम इस कवर में टॉपिक करेंगे, मतलब कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो हम पहला देख लेते हैं, परिवार। परिवार समाज की एक मूलभूत व सर्वाधिक प्राकृतिक, नैसर्गिक, सामाजिक संस्था है, जो शायद सबसे पुरानी भी है। सही बात है कि परिवार सामाजिक एक मूलभूत व सार्वधिक है, क्योंकि हर जगह पाई जाती है परिवार की प्रणाली, और यह प्राकृतिक है, यह स्वयं उत्पन्न हुई, नैसर्गिक है, सामाजिक संस्था है, जो शायद सबसे पुरानी भी है। परिवार सालों से चला आ रहा है। पहले विचारक कौन है? इलियट एवं मैरिल। परिवार इनका क्या अवधारणा है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो एक जैविक परिवार क्या है? एक जैविक सामाजिक इकाई है। किसका कथन है? तो पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे? इलियट एवं मैरिल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किंग्सले डेविस हमारे विचारक है कि इनका हमेशा पूछा जाता है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे के संबंधित हैं तथा परस्पर नातेदार होते हैं। तो हमारे परिवार में ऐसा ही होता है कि कुछ हम रक्त संबंधी होते हैं, कुछ रक्त संबंधियों के नातेदार होते हैं, तो हम उनके भी संबंधी कहे जाते हैं। इस प्रकार विवाह वह रक्त संबंधी व्यक्तियों का एक घनिष्ठ समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। पहले के जमाने में देखा जाता था कि पहले संयुक्त परिवार ज़्यादा हुआ करती थी, मतलब लंबे परिवार ज़्यादा बड़े परिवार ज़्यादा हुआ करते थे। अब तो
पति पत्नी और उनके बच्चे ही आपस में रहना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं परिवार के प्रकार। परिवार के कितने प्रकार होते हैं? यदि आप लोग को किसी को भी पता है कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं तो कमेंट्स में प्लीज अपना पिन कीजिएगा। आगे देखते हैं सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं, मतलब सदस्य में संख्या कितनी है उसके आधार पर परिवार का बंटवारा होता है। तो पहला देखते हैं एकाकी या नाभिकीय परिवार। इसे एकाकी या नाभिकीय परिवार भी कहा जाता है। वे परिवार जिनमें माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उनको एकाकी या केंद्रीय परिवार कहते हैं। मतलब उनके सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, वो भी अविवाहित, मतलब उनके बच्चों का विवाह भी नहीं हुआ रहता है, तो उसे एकाकी परिवार कहते हैं। सिर्फ यानी 5 से 4 लोग, सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे अविवाहित। आगे देखते हैं प्रकारवादी। इस प्रकार के परिवारों को औद्योगिक समाज के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम इकाई माना है। मतलब प्रकारवादी जो विचारक हैं इस प्रकार के परिवार को क्या मानते हैं? औद्योगिक समाज मानते हैं क्योंकि यह समाज ज्यादातर शहरों में ही पाया जाता है। तो शहरों में क्या औद्योगिकरण ज्यादा है, वहाँ कृषि से संबंधित कोई कार्य बहुत कम होता है, इसीलिए वहाँ औद्योगिक समाज ज्यादा पाया जाता है, वहाँ की सर्वोत्तम इकाई माना जाता है। पति सहायक और पत्नी की भूमिका प्रभावशाली हो जाती है। एकाकी परिवार में क्या होता है, लगभग एक ही समान लोग हो जाते हैं, पति और पत्नी दोनों। आगे देखते हैं संयुक्त परिवार। गिडिंग्स ने कहा है संयुक्त परिवार वे परिवार, ये दूसरे हम परिवार का दूसरा प्रकार है संयुक्त परिवार का दूसरा प्रकार है संयुक्त परिवार। ये परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग, यहाँ बात हो रहा है पीढ़ियों के, मतलब 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, या 2 विवाहित युगल रहते हैं, यानी 2 विवाहित, 2 बाबा हुए हमारे, वो दोनों विवाहित हैं, तो समझिए एक ही परिवार में रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार कहे जाते। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार भारत की प्रमुख विशेषता थी। पहले भारत को विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता ये भी मानी जाती है कि भारत में संयुक्त परिवार मिलजुल कर रहते हैं और वे एक ही किचन में, रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। किसी भी त्योहार को वो खुशी और मिलजुल कर मनाते हैं, वो इसलिए भी भारत जाना जाता है। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो एकाकी परिवार हुआ है, कभी लोग शहर से आ जाते हैं या नहीं आते हैं, माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं, तो ये एकाकी परिवार में ऐसा होता है। पर संयुक्त परिवार में पहले क्या होता था, ये भारत की विशेषता थी कि भारत में भी संयुक्त परिवार पाया जाता था। अब देखते हैं परिवार हमारे सत्ता के आधार पर। हमने यहाँ पहले देखा था कि संख्या के आधार पर, तो एकाकी परिवार या नाभिकीय परिवार, और दूसरा संयुक्त परिवार। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। आशा है कि मुझे आप लोग को याद हो गया होगा। अब दूसरा देखते हैं सत्ता के आधार पर। सत्ता मतलब किस परिवार में किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है। तो पहला पितृसत्तात्मक परिवार। हमारा देश पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, तो ये पहले ही होगा कि पितृसत्तात्मक परिवार है। वे परिवार जिनमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। दूसरा देखते हैं मातृसत्तात्मक परिवार, मतलब माता से लिया जाता है। वे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता महिलाओं के पास होती है, मतलब परिवार का जो अधिकार लिए जाएंगे, जो मतलब जो परिवार के फैसले लिए जाएंगे वो माता के हाथ में रहता है, तो उस परिवार को क्या कहते हैं? मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। या अपने नए, एक और परिवार होता है, या अपने नए घर में वधू और वर रहते हैं तो उसे नवस्थानिक परिवार कहते हैं। अन्य वर्गीकरण। विलियम वार्नर ने कहा है कि जन्म परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है उसे जन्म परिवार कहते हैं।
आगे देखते हैं कि प्रजनन परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, मतलब वह परिवार जिनमें जिनमें विवाह के पश्चात व्यक्ति द्वारा जिस परिवार की रचना की जाती है वह प्रजनन परिवार कहलाता है। परिवार के बदलते स्वरूप या परिवर्तन, परिवार के बदलते स्वरूप या परिवर्तन, संयुक्त परिवारों का विघटन क्यों हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि संयुक्त परिवारों का विघटन क्यों हो रहा है। लेकिन A.M. शाह ने फैमिली इन इंडिया में कहा कि ये A.M. शाह की पुस्तक है फैमिली इन इंडिया में कहा कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात संयुक्त परिवारों की वृद्धि हो रही है। इसका कारण औसत आयु में वृद्धि होना माना है। परिवार एकता में कमी आना, परिवार के स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। जब परिवार एकाकी होगा तो उसमें स्त्रियों का भी वर्चस्व, हर एक क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा, तो वहाँ पे स्त्रियों के परिवर्तन भी, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवार के धार्मिक कार्यों में कमी व परिवर्तन। इस समय ज़्यादातर स्त्रियां पूजा में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, मतलब धार्मिक कार्यों में उतना विलीन नहीं रहती हैं जितना कि पहले संयुक्त परिवारों में हुआ करती थी। परिवार उत्पादन की इकाई न हो उपभोग की इकाई बन जाना, मतलब परिवार में पहले क्या होता था, उत्पादन की इकाई हुआ करती थी। जब संयुक्त परिवार हुआ करता था तो कुटिल उद्योग जो हुआ करते थे, जैसे खेत में किसी प्रकार का, तो सारे लोग मिल के जुल के कार्य करते थे, तो वहाँ पे उत्पादन होता था। अब उपभोग की इकाई बन जाना, मतलब सिर्फ अपने खाने के अनुपात के अनुसार ही कार्य करना। मुखिया की शक्ति में परिवर्तन आना, यदि संयुक्त परिवार रहेगा ही नहीं तो चार, दो हम दो हमारे, तो अलग रहेंगे, तो वो अपना वर्चस्व अपने परिवार पर दिखाएंगे, और मुखिया से अलग होने के कारण मुखिया का कोई वर्चस्व परिवार पे नहीं रह जाता। तो मुखिया की शक्ति में भी ये परिवर्तन आता है संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार बनने में। पारिवारिक नियंत्रण में कमी आना, परिवार यदि हमारा संयुक्त परिवार में हम पहले लोग रहते थे तो सब पे वर्चस्व, मतलब कि नियंत्रण अनौपचारिक तरीके से नियंत्रण लगाया जाता था, जिससे लोग नियंत्रित भी रहते थे। आगे देखते हैं विवाह। हमने कहा था कि विवाह सिर्फ विवाह तक ही पढ़ेंगे। विवाह मनुष्य की यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतान उत्पत्ति के लिए दो या दो से अधिक विपरीत लिंगियों के मध्य संबंधों की व्यवस्था है। विवाह का अर्थ क्या होता है, तो वधु को वर से घर ले जाना, मतलब वधु से विवाह करके अपने घर ले जाना। बोगार्ट्स कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। बोगार्ट्स, यह हमेशा दोनों पूछा जाता है, वेस्टरमार्क का और बोगार्ट्स का, कि पूछा जाता है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। ये राइट्स है, कहते हैं बोगार्ट्स सही बात कहते हैं कि जब तक मतलब लड़के या लड़कियां कुंवारे रहते हैं तो वो अपने कर्तव्यों से मुक्त होते हैं, लेकिन वो यदि विवाहित हो जाते हैं तो अपने कर्तव्यों में बंध जाते हैं, उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। बहुत सारे कार्यों से वो बंध जाते हैं, जैसे स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश हो जाता है। वेस्टरमार्क क्या कहते हैं, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है, जिसे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है। तो विवाह प्रथा द्वारा भी, मतलब परिवार के द्वारा भी कराया जाता है, और जो विवाह परिवार द्वारा नहीं अपने मर्जी से भी किया जाता है तो उसे कानून उसे स्वीकृति प्राप्त कराती है। तो हम विवाह के प्रकार अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।